वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी यूनिट सेकंड करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं इसकी इजी समरी करवाऊंगा। मेन टॉपिक्स कवर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। आप इसको देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 यूजर नेम है, आप इसको सर्च मारें टेलीग्राम पे और वहां पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। सिलेबस आपके सामने है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको जो है पढ़ा दिया था। आज हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है किसी गवर्नमेंट के पास उसको शेयर करो। मींस किसी एक के पास सारी पावर ना हो। ये आपके सामने दो फोटो हैं, एक में लिखा है सेंट्रलाइज्ड, एक में लिखा है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में एक सेंटर के अंदर सारी पावर आती हुई दिख रही है कि भाई इसी के पास सबसे ज्यादा पावर है। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है, अलग अलग जगहों पर पावर जाती हुई दिख रही है। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे हमारे इंडिया में जो पूरी पावर होती है गवर्नमेंट की वो सेंट्रल और स्टेट, इस तरीके से टू पार्ट्स में आपस में पावर शेयरिंग होती है। सो ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है यही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब इसके बाद आगे अगर आपको बताऊं, सो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, लोकल ग्रास रूट लेवल तक आप लोगों को इंक्लूड कर पाते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिलता है। और अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट भी होती है तो आप अपने लोकल एरिया के मुद्दों को और अपने नीड्स को अच्छे से बता पाते हो। और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से बहुत ही एफिशिएंटली सरकार काम कर पाती है और एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि भाई ये जो डेमोक्रेसी होती है हमारी वो स्ट्रांग होती है, खासकर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। मींस गांव के लेवल तक आपकी डेमोक्रेसी अच्छी हो जाती है। और लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, थोड़ा क्विकली भी काम करती हैं। अब मान लो आपको थोड़ा बहुत अपनी गली की नाली वाली ठीक करवानी है, अब उसके लिए आप पीएम मोदी के पास थोड़ी जाओगे, आप अपने नियरेस्ट निगम पार्षद को शिकायत करोगे ना जाके, भाई लोकल गवर्नमेंट में जो भी होगा। सो ये इसीलिए बनाया गया है डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमारे इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारी, उसके अंदर पावर शेयरिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें हमारा यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का। मीन्स हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ पर पावर जो है वो शेयर होती है। 3 टियर का सिस्टम चलता है गवर्नमेंट्स का। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट आती है और लास्ट में लोकल बॉडीज आती हैं, गांव के अंदर पंचायत, शहरों के अंदर म्यूनिसिपालिटीज। सो ये इस तरीके से हमारी पावर शेयरिंग चलती है। सबसे पहले मैं आपको विलेज के बारे में बताता हूं कि विलेज का डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, हमारे यहां पर जो पावर होती है, जो पंचायती राज सिस्टम है, 73rd अमेंडमेंट जो है वो आपके पेपर में आ सकता है। सो 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में पास हुआ था, वो लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, रूरल एरियाज के, मींस गांव के अंदर। सो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, 3 टियर का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें विलेज लेवल होगा सबसे नीचे, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। ये 3 लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा जो गांव का होगा, पंचायती राज वाला। और सीट्स को भी रिजर्व किया जाएगा। जो इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के, उसमें SC ST कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी, महिलाओं के लिए भी सीट्स रिजर्व होंगी पंचायती राज के अंदर। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जो मेंबर्स होंगे पंचायती राज के, चाहे वो सरपंच हो, विलेज का हेड हो, उनको लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, लोग वोट डालेंगे जितने भी 18+ हैं। और फंक्शंस और पावर यही होते हैं भाई। पंचायती राज का काम क्या है कि जो गांव से रिलेटेड जो लोकल डेवलपमेंट है, जो प्लानिंग है वो करना, स्कीम्स वगैरह को इंप्लीमेंट करवाना, और एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। फाइनेंस कमीशन भी होती है एक, कि ये 73rd अमेंडमेंट है, इसके बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई है ताकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको कितना बजट देना है, कितना इनको बजट यूज कैसे करना है, ये सब इसका काम होता है। फिर उसके बाद है ग्राम सभा एम्पावरमेंट। द ग्राम सभा यानी कि ग्राम सभा में सभी एलिजिबल वोटर्स आते हैं गांव के, ठीक है, वो जो है एक ग्राम सभा को चुनते हैं। तो क्या होता है कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अच्छा होता है।
ग्राम सभा क्या है कि एक फोरम की तरह होती है जहां सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। फिर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट की अपनी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है जो रेगुलरली इलेक्शंस करवाती है पंचायती राज के, ठीक है, ताकि अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हो। और यही है कि भाई 73rd अमेंडमेंट यही किया गया था मेनली कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर मिले ताकि वो भी अपने लोकल लेवल पर लोगों की जरूरतों को समझें और प्लान वगैरह बनाएं। और इसी तरीके से 73rd अमेंडमेंट के बारे में मेन बातें थी जो सब मैंने आपको बता दी है। इससे सोशल जस्टिस प्रमोट होता है, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट होता है और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट आपका शहरों के उसके लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। 73rd किसके मतलब रिलेटेड था? गांव वाला, विलेज वाला, पंचायती राज। ये जो है ये म्यूनिसिपालिटीज से रिलेटेड है। 1992 में इसको इनेक्ट किया गया था। इसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फीचर्स बताए गए हैं कि मतलब जिसके अंदर म्यूनिसिपालिटीज होंगी, नगर पंचायत होंगी। 3 टीयर का सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं बड़ी सिटीज के लिए, म्यूनिसिपालिटीज होती हैं छोटे सिटीज के लिए, नगर पंचायत होती हैं थोड़े और छोटे एरियाज के लिए, ठीक है। नगर पंचायत, फिर उसके बाद आपकी म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये 3 टीयर सिस्टम यहाँ भी चलता है। यहाँ पर भी सेम है भाई, रिजर्वेशन होती है SC ST की, और यहाँ पर भी वही सेम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो इलेक्शंस करवाती है। और यहाँ पर ये बात भी सेम है, पावर और फंक्शंस इसके कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं मेनली उनका काम होता है शहरों का डेवलपमेंट करना अच्छे से। और फॉर्मेशन ऑफ वार्ड्स कमेटीज एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज। देखो 74th अमेंडमेंट में ये ज्यादा फोकस किया गया कि वार्ड कमेटीज बनाई जाएं हर वार्ड की, ताकि और वो अपने वार्ड में अच्छे से काम कर सकें। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज बनाई जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि प्लानिंग अच्छी हो, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो, और लोकल लेवल पर, वार्ड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह पर डेवलपमेंट हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन मींस इसका भी काम यही है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी तो वो देखेगी कि जो भाई नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल पार्टीज हैं, उनका कितना बजट है, कितना उनको देना है, कितना टैक्स वो लाकर दे रहे हैं, कितना टोल से पैसा आ रहा है, कितनी फीस है, जो सारी बातें होती है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ही देखता है। यही था आज की इस वीडियो में, मेन टॉपिक्स मैंने आपको इस चैप्टर से कवर कराए हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो आप फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।